मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बलोच है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। अलॉन्ग विद दिस आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी एंड इंचार्ज ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एंड किडनी ट्रांसप्लांट इन अजरा नाइद मेडिकल कॉलेज। मेरी ग्रेजुएशन लम्ब से है। उसके बाद मैंने फेलोशिप जो ट्रेनिंग की है इन द फील्ड ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फ्राम शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर से। उसको कंप्लीट फिनिश करने के बाद आई गॉट माई फेलोशिप्स और मैं अभी एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम रिकग्नाइज किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। मेरी डोमेन में यूरोलॉजी जो डोमेन है उसमें किडनी डिजीज़ जिसमें किडनी स्टोन्स, किडनी से मुराद गुर्दा मसाना की स्टोन्स, उनमें कोई तशख़ीस, उसका इलाज इसी यूरोलॉजी डोमेन में आता है। उसके साथ हमारी जो सर्विसेज होती हैं ऐसे ट्यूमर्स, ऐसे कैंसर्स जो जिसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो, मसाने की इन्वॉल्वमेंट हो या इससे रिलेटेड जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी ट्रीटमेंट हम देते होते हैं। साइमल्टेनियसली मर्दाना गदूद जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं उसकी ट्रीटमेंट भी यूरोलॉजिस्ट देते हैं। उसके साथ साथ मर्दाना बांझपन का वो हिस्सा जो किसी मेल प्रॉब्लम की वजह से हो तो उसकी ट्रीटमेंट भी एज ए यूरोलॉजिस्ट हम ऑफ़र कर रहे होते हैं। उसके साथ मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उनकी डीलिंग के लिए भी यूरोलॉजिस्ट ही होते हैं। सो आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। किडनी स्टोन्स या जेनेटो यूरिनरी पथरी जिसमें हम कहते हैं कि गुर्दा मसाना की पथरी, इसके जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ साइलेंट एज वेल, हाउएवर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो पेन की कंप्लेंट के साथ आते हैं। पेशेंट कैन कम विद कि मुझे पेशाब में खून आ रहा है, जिसको हम हेमिचूरिया कहते हैं, कि उस कंप्लेंट के साथ भी आ सकते हैं। वेरी लेट समटाइम्स ये भी देखा गया है कि पेशेंट गुर्दे फेल होने की वजह से भी हमारे पास आते हैं जो कि स्टोन की वजह से होते हैं या उनका सबब स्टोन भी हो सकता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। गुर्दे की पथरी की अक्सर लोग हमसे पूछते होते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एग्ज़ाम होती हैं, जिनमें ज़्यादातर जो हमारे माशरे में होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन बन सकते हैं, जेंथीन के स्टोन बन सकते हैं, ट्राइमेट्रीन के स्टोन्स बन सकते हैं। सो ये सारे एग्ज़ाम हैं जो कि गुर्दा मसाना में पथरी का बायस बन सकते हैं, जिनकी वजह से पथरी बन सकती है। गुर्दे की पथरी का इलाज ज़रूर कराना भी चाहिए। दैट डिपेंड्स कि साइज़ कितना है, किस लोकेशन पे है, या ये गुर्दे में है, गुर्दे की नाली में है, मसाने में है या पेशाब की नाली में है। अगर हम इनको नहीं इलाज करवाते, छोड़ देते हैं, तो उसके साथ साथ गुर्दे फेलियर की तरफ जा सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि आप इसकी तशख़ीस करवा लें और किसी मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवा लें। जी, स्पॉन्टेनियस पैसेज हम इसको कहते हैं, खुद ब खुद पथरी का निकल जाना। ये ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा होता है जिनमें स्टोन फार्मर हम कहते हैं, जिनकी पथरियाँ बनती रहती हैं और निकलती रहती हैं। ज़्यादातर स्टोन का साइज़ मैटर करता है कि किस साइज़ का है और गुर्दा मसाना और गुर्दे की नाली में किस जगह पे है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर 5 mm से कम स्टोन हो, 5 mm 5 मिलीमीटर से कम हो, तो उसके स्पॉन्टेनियस निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना साइज़ बढ़ता जाता है तो चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ स्टोन रिड्यूसेस और डिक्रीजेस, उससे कम हो जाते हैं चांसेस। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स या गुर्दा मसाने में जो पथरी होती है वो दवाइयों से स्टार्ट होती है, अप टू द सर्जरी तक चली जाती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किस किस्म का पत्थर है, किस जगह पे है, उसका साइज़ क्या है। आजकल जो हम ट्रीटमेंट ऑफ़र कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर एंडोस्कोपिक वे होता है, जिसमें हम कोई ज़्यादा इंसिशंस या चीर टांका वो नहीं लगाते। हम कोशिश करते हैं कि उसको एंडोस्कोपिकली, आम ज़बान में उसको कैमरे वाला ऑपरेशन भी कहते हैं, उसके साथ हम निकाल देते होते हैं। सो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द साइट ऑफ स्टोन, साइज़ ऑफ स्टोन, कंपोजिशन ऑफ स्टोन। सो जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ भी होती हैं, शुआएँ भी होती हैं, लेज़र भी होता है। सो these आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट वी कैन ऑफर टू द पेशेंट। मर्दाना बांझपन, अबाउट 40 to 50% जो भी बांझपन या इनफर्टिलिटी होती है उसमें मेल फैक्टर 40 to 50% मैटर करता है।
और इनफर्टिलिटी हम बांझपन उसी को कहते हैं कि आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल हिस्ट्री के बावजूद अगर कोई कपल कंसीव नहीं करता तो हम उसको बांझपन लेबल करते हैं। मर्दाना फैक्टर्स में काफ़ी सारे काजेज़ हैं जिनकी वजह से, काफ़ी सारे असबाब हैं जिनकी वजह से पेशेंट को बांझपन हो सकता है। अगर नॉर्मल भी हो पेशेंट या कपल दोनों नॉर्मल भी हो तो हम उसको इडियोपैथिक कहते हैं, जिनकी बेसिक वजह कुछ भी नहीं होती, वो भी 20 से 25%, 20 to 25% लोग ऐसे होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है। बाकी काजेज़ में हार्मोन्स का बड़ा मैटर करता है, सेक्सुअल हिस्ट्री, वेदर नॉर्मल सेक्सुअल हिस्ट्री है नहीं है, स्मोकिंग मैटर करती है, डायबिटीज़ मैटर करती है, हाइपरटेंशन मैटर करता है, और आपके जो बिहेवियरल जो आपकी एनवायरमेंटल वर्किंग है वो मैटर करता है। मेल इनफर्टिलिटी इसके जो जो ट्रीटमेंट है, इट्स क्यूरेबल, इट्स ट्रीटेबल, डिपेंड करता है कि इसका रीज़न क्या है। तो हम पहले हमेशा पेशेंट को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न हो सकती है, उसको हम फिर मैनेज करते हैं अकॉर्डिंगली। उसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मेडिसिन्स कुछ एडवाइस करते हैं, और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो सर्जरी से करेक्ट हो सकता है तो वी ऑफर द पेशेंट सम सर्जिकल रेमेडीज़ कि उससे पेशेंट को क्योर मिल सके। बांझपन या इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो असबाब हैं, जो रीज़न्स हैं, या जो 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 उनके बेसिक जिनकी वजह से कोई बांझपन हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने से हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न, स्मोकिंग, सेजेशन ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म है उसको ख़त्म करने से, या अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखने से हम इसको बचा सकते हैं, फर्दर प्रिवेंट कर सकते हैं। मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी पेशेंट्स होते हैं, हम वो भी कहते होते हैं, या उसके साथ साथ जो डिफरेंट उसके एंटिटीज़ हो सकती हैं, प्री मेच्योर एजिकुलेशन हो सकता है, पेशेंट इनएजिकुलेशन हो सकता है। इसको हम अगर बाय डेफिनेशन कहना चाहें तो इट इज़ कि पेशेंट आर अनएबल टू मेंटेन और सस्टेन इरेक्शन फॉर द टाइम पीरियड टू गेट इंटरकोर्स। बेसिकली जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक ऑर्गेनिक रीज़न्स हो सकती हैं, दूसरी साइकोलॉजिकल हो सकती हैं। अगर ऑर्गेनिक रीज़न्स में हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक मींस ऐसा कोई डिजीज़ जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है पेशेंट के इरेक्शन पे, या जो जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, वो पहले नंबर पे डायबिटीज़ है, एनी वेस्कुलर डिसऑर्डर जिसमें वेस्कुलोपैथीज़ हैं वो हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहलिज्म हो सकता है, या ऐसी मेडिकेशंस हो सकती हैं जिनको जो पेशेंट लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। साइकोलॉजिकल जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो उसका ऑनसेट एब्रप्ट होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, और पेशेंट का सोशो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है। सोशल इन्वायरमेंट और सोशल रिलेशनशिप्स विद देयर पार्टनर्स दैट मैटर्स अ लॉट। ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नाउअडेज हमारे पास तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स माशाल्लाह क्योर हो सकते हैं, इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उसमें मेडिकेशंस आ सकती हैं, उसमें इंजेक्शंस होते हैं जो हम पेशेंट्स को देखते हैं, बट अगेन आई विल से दैट डिपेंड्स अपॉन द बेसिस ऑफ बेसिक काज ऑफ द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। द लेटेस्ट जो 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 इम्प्रूवमेंट इस इलाज के लिए हुई है दैट इज़ पिनाइल इम्प्लांट्स। पिनाइल इम्प्लांट और पिनाइल प्रोस्थेसिस का दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे मरीज़ जिनमें दवाइयों के साथ या इंजेक्शंस के साथ पेशेंट्स क्योर नहीं होते तो वी ऑफर देम फॉर पिनाइल प्रोस्थेसिस और पिनाइल इम्प्लांट्स। हम नफ्स में एक ऐसा इम्प्लांट्स होते हैं जो डाल देते हैं सर्जिकली, तो उसके बाद पेशेंट्स की इरेक्शंस ठीक हो जाती हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू मज़ीद नहीं रहता।